मेरी जेठानी हर रात को ससुर जी के पैर दबाने जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की रोने की आवाज़ आती है। एक दिन मैंने जेठानी से पूछा तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम यह बात किसी को भी मत बताना और आज रात मेरी जगह तुम पैर दबाने के लिए जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई, ससुर जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और जैसे ही लाइट बंद की मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई हो, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम मीनू है। मैं इस दुनिया के सबसे अलग ख़ानदान में शादी करके चली गई थी। जी हाँ, यही कहना सही था, क्योंकि वहाँ काम ही ऐसे होते थे कि समझ से बाहर था। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी थी। जेठ जी शहर के बाहर काम करते थे। कभी कभी वह घर पर आते थे। दरअसल हमारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा पति बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरे पिताजी को पूरा यकीन था कि यह नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं बस इतना ही चाहती थी कि हमारी शादी शांति और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन है, इससे शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। पति ने हाथ पांव मार के अपने दोस्तों की मदद से शादी कर ली। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं हैरान रह गई, जबकि सुरेश के पापा बिल्कुल भी नाराज ना थे। वो कहते हैं कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। मेरी शादी में मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी, समझाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत थी। वो सुबह काम पर जाते और रात को लौटते। ऐसे घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थी। एक दिन मैंने बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर जी के कमरे में गई। उनके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। ये सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जेठानी अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त इसका अंदर क्या काम, और यह तेल लेकर अंदर क्यों जा रही है। कुछ देर तो मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी, वो दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा, वो अभी आ जाएगी। लेकिन वो वापस आई। आधे घंटे तक मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति भी आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाने को बोल दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी बंद थी। इसका मतलब वो दोनों सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई, तब भी मैंने देखा अभी भी जेठानी नहीं आई थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो रात का काम खत्म करके सभी के सो जाने के बाद तेल लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली जाती और मैं देर तक जागती थी, क्योंकि मेरा पति देर रात को आता था। दरवाज़ा बंद होने वाली बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास चली गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़्यादा ही खुले भी थे। थोड़ी सी आवाज़ होने पर मैं इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी, लेकिन फिर मैं ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे से मेरी जेठानी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मैं सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन मैंने आवाज़ सुनी और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो दाल में काला है। मैंने दरवाज़ा को खटखटाया, तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई थी। लगता है कोई आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने पति से इस बारे में बात करूं, लेकिन उसको ये सब कुछ मैंने नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी फ़ोन देख रही थी और मैं सब्जी काट रही थी। मैंने जेठानी से कहा
कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी और तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पैरों में दर्द था तो मैंने सोचा कि पैरों को थोड़ा दबाकर तेल से मालिश कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो मान लिया कि आप मालिश करने गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर बैठ गई थी। मैं आधे घंटे से देख रही थी, तुम अपने कमरे में नहीं थी। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, मैं बाथरूम में गई हुई थी, इसलिए तुम्हें शायद मैं नज़र नहीं आई। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और वो काम करने चली गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? तो वो गुस्से से बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को बड़ी कर रही हो? छोड़ो ये सब, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और तुम मुझसे इतने ज़्यादा सवाल क्यों कर रही हो? उसने बात को ही पलट दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। जब मैंने उसको यह सब कुछ बताया तो उसको ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वहाँ पर क्या हो रहा होगा ये तुम्हें पता करना चाहिए। मेरी जेठानी भी अजीब तरह की औरत थी। वो अकेले रहना ही पसंद करती थी और कपड़े भी बड़े बड़े खुले खुले पहनती थी। एक तरफ बोलती कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है और दूसरी तरफ इतनी लंबी और मोटे कपड़े पहनती थी, तब उसको गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने बातें की तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले दूसरे देश में जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने से नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो ही अच्छा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है, मन ही कहाँ लगता होगा। मैंने सोचा उदास तो नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, कपड़े भी नए नए पहनती है। तो रिश्तेदार ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो उसे बहुत ही उदास देखा है, वैसे ही बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा, खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में जब पति पास ना हो तो आदमी तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन उसका दिल करता है कि वह तैयार होने का। यह अच्छी बात है, इंसान को अपने के लिए भी तैयार होना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। सिर्फ पति के लिए ही औरत क्यों तैयार हो? वह अपने लिए भी तो तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिले। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर विदेश में है। ना उस घर में मेरे जेठ की कभी कोई चर्चा होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कभी कोई फ़ोटो देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से बात करते हुए नहीं देखा। अगर पति बाहर विदेश में है तो फ़ोन पर तो बात करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी कभी जिक्र नहीं करते कि मेरा बेटा बाहर विदेश में है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर जी ने कहा, भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया है और यह सब कुछ उसी का ही है। साथ में ही वह खांसने लगे। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है। कहने लगा, हाँ एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझसे। पापा थोड़ी कभी अपनी औलाद को भूल सकता है? मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब हैरान हुए कि वह ये कैसे भूल गए। मेरे पति ने भी अपनी अजीब सी शक्ल बना ली और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसे लगा कि ये तीनों ही मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वही आदत थी। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी कि ससुर के पैरों में दर्द होता है, जब तक उनके पैरों को नहीं दबाती उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि जब वो सो जाते हैं फिर भी ये अपने कमरे में वापस क्यों नहीं आती, ससुर जी के कमरे में ही क्यों रहती है? क्या पूरी रात ही पैर दबाती रहती है? ये रोज़ ससुर के कमरे में फिर वहीं पर सो भी जाती है, इसका वहाँ क्या काम? और वो आवाज़ें, उसके बारे में तो सोचकर मेरा दिमाग ही घूम जाता था, जो मैं सोच भी नहीं जाती थी जो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो अचानक ऐसा हुआ कि मैं
अचंभित रह गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया था। वह मुझे देखकर एकदम से चौंक गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं सदमे में थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं, इतनी बड़ी बात। तो उसकी जवान मानो उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले तो वह बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में यह सब बताया नहीं जाता। जब तक बच्चा 7 महीने का नहीं हो जाता तब तक किसी को भी यह बात नहीं बताई जाती है। कहते हैं कि बताने से नज़र लग जाती है, इसलिए मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे पति ने भी मुझे यह नहीं बताया, कभी ससुर जी ने भी इसका जिक्र नहीं किया। क्या उन लोगों को भी नहीं पता? मेरी जेठानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने कहा, शायद भूल गए होंगे। मैंने सोचा, कोई इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है? और मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। पर अब उसको देखकर लग रहा था कि जैसे 8वां महीना चल रहा हो। इसका मतलब था कि 8 महीने पहले मेरे जेठ जी आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उनका नाम तक नहीं लेता है। क्या उनकी कोई दुश्मनी थी या यह उनको पसंद नहीं थी? इस घर में रहते हुए मुझे अभी 1 महीना ही हुआ था। वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कोई पार्सल, ना कोई फ़ोन। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर जी फिर भी उसको अपने पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैरों पर मालिश करवाते हैं, वो भी हर रोज़। उनको इतना सोचना चाहिए कि ये पेट से है, इसको आराम की ज़रूरत है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैं आपके लिए चाट बनाई है। ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने का तो मन करता ही होगा। यह बात सुनकर जेठानी के गले में खाना अटक गया और ससुर जी ने भी उसको बड़ी हैरानी से देखा। वह सबके सामने कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरा पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई कि कैसे मेरी जेठानी ने तुरंत ही झूठ बोल दिया था, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो पेट से है। और अगर उसका पति नहीं आया तो फिर यह बच्चा किसका था? मेरे ससुर जी ने भी कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। इस खुशखबरी के लिए हम तो तुम लोगों की तरह ही देखते हैं। जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो, हमारे इस घर में भी चहल पहल हो जाएगी। मेरे ससुर जी ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़कर आना था। आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं तो भूल ही गया था और तुम भी याद नहीं दिलवाती हो। अब इसका पति घर पर नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी होगी। जब ये कहती है तो इसको इसके मायके छोड़ आता हूँ, जब बोलती है तो वापस ससुराल ले आता हूँ। मेरे ससुर जी मुझे सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, इसके पिताजी के साथ मेरी पुरानी दोस्ती है, वहाँ भी थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेता हूँ। अच्छा टाइम पास हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मेरी तरफ एक टक लगाए देख रही थी, जैसे कि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती हूँ। मेरे ससुर जी उसको लेकर वहाँ से चले गए, जबकि इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आज ही लेकर जाना है। जब वह लेकर चले गए तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुमको यह सब किसने बताया? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मैंने देखा था कि उनका पेट बड़ा हुआ है। मेरे पति भी हंसने लगे। उनका पेट खाने से बड़ा है और तुम समझ रही हो कि वह प्रेग्नेंट है। मेरा भाई 2 साल से घर नहीं आया है, तो बच्चा कहाँ से आ गया? मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई बहस की, पर बात साफ थी और मैंने अपनी आँखों से भी देखा था कि मेरी जेठानी पेट से भी थी और उसका 6वां महीना चल रहा था। लेकिन वो ये बात क्यों छुपा रही थी? और अगर छुपा रही थी तो कब तक छुपाती? क्या वह बच्चा पैदा नहीं करेगी? मेरे ससुर जी जेठानी को मायके से लेकर रात तक वापस आए तो अपनी जेठानी को देखकर मैं फिर से हैरान रह गई।
उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने मारा हो। मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ? कहने लगी, मैं एक रिक्शा से गिर गई और मेरा मुंह ज़मीन पर जा लगा। मैं हैरान रह गई। मेरी जेठानी को देखकर लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह अपने कमरे में चली गई और उसने खाना भी नहीं खाया। अगर वह रिक्शे से गिरी होती और उसका मुंह ज़मीन पर लगा होता तो उसके चेहरे को भी नुकसान होता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर उसको मारा है। आज की रात भी जब वह मेरे ससुर जी के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब वह कमरे में जा रही थी तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने सोचा, इस बेचारी के साथ कोई ना कोई जुल्म तो ज़रूर हो रहा है यहाँ पर, और यह सब कुछ सहन कैसे कर रही है। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी जेठानी को कहा कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोलती हो सबके सामने? मैं कोई अंधी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आँखों से देखा है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने कोई नकली पेट नहीं लगा रखा है और तुम इतना खाती भी नहीं कि तुम मोटी हो जाओ। तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? जब तुम्हारे पति 2 साल से घर नहीं आए तो यह बच्चा किसका है? मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। मैंने कहा, उस कमरे में से वापस क्यों नहीं आती हो? तेल लगा लिया तो वापस आ जाया करो। वहाँ सोने की क्या ज़रूरत है? और कौन सा उनके पैरों में दर्द रहता है जो रोज़ तुमसे मालिश कराते हैं? और कौन सा काम करते हैं? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो, मुझसे छुपा रहे हो, और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे मोहल्ले में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। मुझे पता है एक औरत आदमी के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा पति 2 साल से घर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसकी इज्जत का सौदा कर दो। और इस बच्चे का क्या कसूर? यह इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम इसको इस दुनिया में लेकर नहीं आना चाहती? कब तक छुपाओगी? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी जेठानी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे पति का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम मेरे ससुर के कमरे में जाओ, उनको तेल से मालिश करना और फिर देख लेना कि वहाँ पर क्या होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊँगी, देखती हूँ क्या होता है। उसने कहा कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट ऑफ की होती है और तुम्हें वहाँ इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो, तुम आराम से लगा देना, उसमें कोई मसला नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जाऊँगी और देखूँगी अंदर होता क्या है। मुझे पता था कि औरत की गलती नहीं होती, औरत जीत कर भी हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे गलती जेठानी की ही लग रही थी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वह फिर किसी को बोलती क्यों नहीं थी? अगर मेरे ससुर जी उससे ज़बरदस्ती कर रहे थे तो फिर वह यह बर्दाश्त क्यों कर रही थी? और वह अपने पति से क्यों बात नहीं करना चाहती? ना ही मेरे पति को बताती, किसी को कुछ नहीं बताती, कम से कम मुझे तो बता देती, मैं उसकी मदद कर देती। जिस किस्म की आवाज़ मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर भी शक हो रहा था। मेरा पति तो वैसे ही देर से आता था, मेरे ससुर 10 बजे ही सो जाते थे, इसलिए मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि जाओ, आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले ही बंद थी। मैंने हाथ में तेल की कटोरी ली और अंदर चली गई। मेरी जेठानी ने कहा कि अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना और कोई बात पूछे तो आगे से सिर्फ हाँ हूँ ही करना। मुझे डरने की भी क्या ज़रूरत थी? ये मेरे ससुर थे, अगर पता चल भी जाता तो मैं फ़ौरन बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर ही खड़ी रही, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मेरे पास बैठो, खड़ी क्यों हो? क्या हो गया? नाराज़ हो गई मुझसे? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी पत्नी से बात कर रहा हो। मुझे तो वहाँ 2 मिनट ही हुए थे कि मैं वहाँ से तुरंत बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरानी से देखा।
फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपने ससुर जी के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा, ये मेरे ससुर नहीं, मेरे पति हैं और मेरी शादी हुई है। तुमने जो आवाज़ सुनी वो इस वजह से थी। ऐसी हालत में मैं पैर दबाकर बुरी तरह थक जाती थी, इसलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ें आने लग जाती थी। ये आपके ससुर जी अच्छे इंसान नहीं हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे अपना गुलाम समझते हैं क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन यह मेरे ही पति हैं और यह बच्चा भी इन्हीं का है। उसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो वह मुझे गांव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि यह बच्चा गोद लिया हुआ है। तुम्हारे पति ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि तुम्हें यह बात पता ना चले, नहीं तो बदनामी होगी। हमारे खानदान में यह बात किसी को भी नहीं पता। जो औरत इस घर में आई थी वह तो मेरे पति की बहन थी, इसलिए वह भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि आप पेट से हैं तो मेरे पति ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे चेहरे पर घाव था। सारे रास्ते उसने मुझे बातें सुनाई। यह खानदान बहुत ही अजीब है, यहाँ पर बहुत सारे राज दबे हैं जिनमें से मैं भी एक राज हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हें शायद यह बात इसलिए नहीं बताई कि तुम अलग से ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने पति को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और खामोश रहना। मेरे पति खुद ही तुम लोगों को यह सब बातें बता देंगे जब तुम्हें यहाँ पर कुछ महीने हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी जासूसी करना, मेरे मामले में बोलना बंद कर दो। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपनी जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें विश्वास हो जाए। मैंने अपनी जेठानी से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि आगे से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। उसके बाद मैं अपने पति को यह बात बताई, वह भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, जब तुम यहाँ पर आई थी मैं नहीं चाहता था कि तुम यह सोचो कि मैं कैसे लोगों के घर आ गई हूँ। मेरे पिता ने इस लड़की से शादी की है, इसलिए तो हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे और उनको उनके हालात पर छोड़ दो। मेरे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैंने ऐसा ही किया। ससुर के यहाँ बेटी पैदा हुई तो फिर उसके अंदर भी थोड़ी सी शर्म आ गई क्योंकि पहले उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वो अच्छी तरीके से रहते हैं और अपनी पत्नी का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहते थे, हम लोग अपनी ज़िंदगी में। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए मेहनत भी करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।